तो हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिला है और कल पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है, लेकिन इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? मेरे साथ इस वक्त निशिकांत दुबे मौजूद है, गोड्डा से सांसद है। हेमंत सोरेन पर ये जो अवैध खनन लीज मामले में जिस तरह से कल समन बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी की क्या कानून अपना काम कर रही है, सबसे पहली तो बात यह है। दूसरा सवाल यह है कि वो माइनिंग मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। अभी 2-3 रेड ईडी ने जो है की थी। एक पंकज मिश्रा के यहाँ रेड हुई थी, पंकज मिश्रा के सारे चाटुकारों या दलालों के ऊपर रेड हुई थी। फिर एक रेड जो है वो प्रेम प्रकाश के ऊपर हुई थी, और फिर राजीव कुमार के ऊपर जब ईडी ने केस दर्ज किया था, अधिवक्ता राजीव कुमार के ऊपर, तो उसमें भी कुछ रेड हुई थी, जिसमें कि हेमंत सोरेन या सोरेन फैमिली के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जयपुरियार, उनके यहां रेड हुई। इन तीनों रेड में क्या पकड़ा है? तीनों रेड ये बता रहा था कि 1000 करोड़ का ये कुल माइनिंग स्कैम अभी तक दिखाई दे रहा है। अमित अग्रवाल जो जेल में बंद है राजीव कुमार के केस के सिलसिले में, उसने सेल कंपनी बना रखी है और वो 1000 करोड़ रुपया उसने कहीं न कहीं बाहर भेज दिया है। पंकज मिश्रा जी और उनके गुर्गों ने साहबगंज में जो है 8 करोड़ रुपया कैश जमा करके घाट ले लिया। इलीगल तरीके से घाट चलाते हैं, जो साहबगंज में नाव की दुर्घटना हुई थी। पंकज मिश्रा के यहाँ जो पासबुक है, चेकबुक है, वो हेमंत सोरेन जी का मिला। कई एक पेपर मिले जो हेमंत सोरेन के साइंड अनसाइंड थे। जयपुरियार जी के यहाँ जब रेड हुआ, उनके सीए के यहाँ, तो पता चला कि ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक कैसे बनाया जाता है, कैसे इलीगल जमीन खरीदा जाता है, वो सारी व्यवस्था जो है उनके सीए कर रहे थे। फिर जब जेल में बंद है पंकज मिश्रा, जो पार्टी के महासचिव हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, वो जेल में बंद रहकर भी जो है दबाव बना रहे हैं अधिकारियों के ऊपर कि किसको टेंडर देना है, किसको माइनिंग का स्कैम कराना है। 3 आदमी पकड़ा भी जाते हैं, ईडी उनको सामने भी लाती है। आज 20-25 दिन हो गया, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता। पंकज मिश्रा हटाए नहीं जाते हैं। इन सारे सिचुएशन में देखते हुए जो ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल की, उसमें उन्होंने इंगित किया कि जो माइनिंग मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इनमें इनकी भूमिका संदिग्ध दिखाई देती है, और उसके आधार पर ईडी ने उनको सम्मन किया है। अब ईडी की पूछताछ में यदि ईडी को ये संतुष्ट कर पाए तो बहुत बढ़िया, यदि ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो उनकी वही स्थिति होगी जो बिहार में लालू प्रसाद जी की हुई, झारखंड में मधु कोड़ा जी की। क्या मांग कर रही है बीजेपी? क्या आपको लगता है, क्योंकि लगातार आपने जो बातचीत की उसमें कहा कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मुख्यमंत्री एक भ्रष्टाचार के केस में यदि ये सेंट्रल एजेंसीज के सामने पहुंच जाए तो उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और इस्तीफा की भूमिका तो बनती है ना। मैं कह रहा हूं कि राजनीति की बात करती है, बीजेपी की बात करती है, वो लोग सब राजनीतिकरण की बात करती है। मैंने बार बार कहा है, आपके चैनल पर भी कहा है कि मुझे बहुत देश के बारे में जानकारी नहीं है, राजनीति में नया हूं, लेकिन मैं बिहार और झारखंड को जो है समझता हूं। बिहार में लालू प्रसाद जी जब चारा घोटाले में जेल चले गए, तो उस वक्त जो है वो खुद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी पत्नी जो है बिहार की मुख्यमंत्री थी, राबड़ी जी। केंद्र में देवेगौड़ा जी की सरकार थी, वो देवेगौड़ा जी की सरकार थी जो लालू प्रसाद खुद उसको समर्थन दे रहे थे। मधु कोड़ा जी को कांग्रेस ने और जेएमएम ने मिलकर एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाया था, और मधु कोड़ा जी जेल तब गए जबकि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। तो लालू प्रसाद और मधु कोड़ा जी को ईडी और सीबीआई यदि जेल में ले जाए तो वो राजनीति नहीं है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और हेमंत सोरेन यदि चोरी करते हुए पकड़े जाएं, उनके प्रतिनिधि पकड़े जाएं, या जांच की आंच जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, तो फिर आप कहेंगे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, हेमंत सोरेन को करना चाहती है। इस कारण से मॉरलिटी ये कहती है कि हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा देकर उनको जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। और ये आरोप है, पूछताछ के लिए बुलाया गया हेमंत सोरेन को, आरोप साबित नहीं हुए। पूछताछ मुख्यमंत्री क्या होता है? रेल की दुर्घटना होती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो थोड़े ड्राइवर थे, वो थोड़े कंडक्टर थे, वो थोड़े रेल चला रहे थे। मॉरलिटी ये कहती है, राजनीति की मॉरलिटी ये कहती है, यदि हमारे ऊपर कोई आरोप लग गया तो आरोप, जैसे लालकृष्ण आडवाणी पर जैन हवाला केस में
अडवाणी जी के ऊपर जो है चार्ज लग गया कि उन्होंने जेल हवाला कांड किया। उन्होंने कहा कि मैं तब तक पार्लियामेंट नहीं आऊंगा जब तक कि इस केस से फ्री नहीं हो जाऊं। यशवंत सिन्हा जी लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हजार चीजें, हजार उदाहरण राजनीति में है। चार्ज ही था ना जैन हवाला केस में, और बाद में किसी के ऊपर चार्ज साबित नहीं हुआ, सभी बरी हो गए। लेकिन मदन लाल खुराना जी ने मुख्यमंत्री होने के नाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते इस्तीफा दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लीडर ऑफ द पार्टी होने के नाते केवल इस्तीफा ही नहीं दिया था, अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे वो। तो ये राजनीति की मॉरलिटी है, और मुझे लगता है कि इस मॉरलिटी में हेमंत सोरेन जी को जीना चाहिए। सीधा सा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि ईडी सिर्फ उन्हीं लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है जो विपक्ष में है? ये सवाल तो उठ रहा है लगातार बीजेपी पर। ईडी को बीजेपी प्रयोग कर रही है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि ईडी उन्हीं लोगों को? क्यों येदियुरप्पा जी को नहीं बुलाया क्या? येदियुरप्पा जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ईडी ने नहीं पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी तो बहुत लोगों को बुलाती है। कई एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी के, जो एनडीए के हैं, मैं कह सकता हूं, आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको इनकम टैक्स भी बुला रही है, इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल रहा है, उनको ईडी भी बुला रही है। लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा उन्होंने जवाब दिया ना। मैं ये कह रहा हूं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर तो मुख्यमंत्री होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, माइनिंग आपके पास है, आरोप आपके ऊपर है। पूरा झारखंड ने, पूरा देश ये समझ रहा है कि आपकी उसमें शायद कोई भूमिका हो, तो आपको मॉरलिटी के आधार पर पद पर आप बैठे हुए हैं ना। मैं तो इसमें रेल मंत्री की बात किया, मुख्यमंत्री जी की बात किया, मैंने एमपी एमएलए की कहां से बात की? वो तो मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए मैंने कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो हेमंत सोरेन, ठीक है आपकी बात, अगर हेमंत सोरेन अगर इस्तीफा उनको दे देना चाहिए तो बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी नजरें हैं। नहीं, पहले इस्तीफा तो देने दीजिए। मतलब पहले राधा को 9 मन तेल होगा तब ना राधा नाचेगी। पहले मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें, फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी होगी या किस तरह की राजनीति बदलती है झारखंड में, वो तो उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो मैं मॉरलिटी की बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और इस साजिश में कहीं भी जेएमएम या उनकी सरकार को कोई आंच नहीं आने वाली है। मैंने यही कहा ना कि लालू प्रसाद जी जेल चले गए और मधु कौड़ा जी जेल चले गए, ये कौन सी साजिश थी? सरकार तो केंद्र में कांग्रेस की थी या देवगौड़ा जी की थी, जो उनके समर्थन से चल रही थी। सीबीआई और ईडी एक ऐसी संस्था है जो कि एक कानूनन अपना इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर काम करती है। आज तक देश में ये होता रहा है। देश में कई एक ऐसे उदाहरण हैं कि सरकारी पार्टी के, मैं कह रहा हूं कि राजा साहब जेल चले गए, कनिमोझी जेल चली गई, कांग्रेस की सरकार थी ना। हमने थोड़े राजा साहब तो केंद्र में मंत्री थे टेलीकॉम के, गए जेल, उसमें कौन सी राजनीति थी? आज भी डीएमके कांग्रेस को ही समर्थन दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को थोड़े समर्थन दे रही है। तो सीबीआई और ईडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और इनको कानून का जो है सामना करना चाहिए, एजेंसीज का सामना करना चाहिए, और जो भी चीजें आएंगी जांच में कार्रवाई करेगी। इस पूरी जांच प्रकरण में एक और बात सामने आई है कि आरोप यह है कि अधिकारी डराते थे, मुख्यमंत्री का नाम लेकर और सभी का नाम लेकर डराया धमकाया जाता था अधिकारियों को। कौन डराता था? उसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए ना स्टेट को। यदि मेरा कोई लेटर पैड मिसयूज कर लेगा या मेरे नाम से कोई यदि मेरे ऑफिस से डराएगा धमकाएगा, तो मेरा तो सबसे पहला काम है ना कि उसको इस्तीफा कराना, उसके ऊपर एफआईआर करना, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहना। किया है क्या मुख्यमंत्री ने? कौन डराते थे? लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है, सरकार उनके पास है, राजा तो वो हैं। ये केवल राजनीति से नहीं होता। आज तक मैंने कहा ना कि यदि डराया, पंकज मिश्रा ने डराया, टेंडर के लिए डराया, मेरे ही लोकसभा के हरना बियर और सिकटिया बियर के लिए जो है वो टेंडर के लिए कहते रहे कि इसको टेंडर देना है। आपने आज तक एफआईआर किया कि पंकज मिश्रा क्यों डरा रहे थे, ये 3 फोन का क्यों यूज कर रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है ना। तो मुझे लगता है कि अब उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो क्या होता है कि इसको बिहार, शुद्ध झारखंड में और बिहार में कहते हैं बकथोथरी करना। तो मैं ये समझता हूं कि हेमंत सोरेन बकथोथरी कर रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो निशिकांत दुबे हैं जो इस वक्त सीधा सीधा कह रहे हैं कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर डराया धमकाया गया तो। इससे पहले उन्होंने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी की अगली क्या रणनीति होगी, इससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि कल ईडी के समन में क्या कुछ होगा, ये देखना है। अपने सहयोगी अजी चाको के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज दिल्ली।